अस्सलाम वालेकुम। कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस को हम डिस्कस कर रहे थे। कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस में दो मैकेनिज्म हैं। एक मैकेनिज्म को हम प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, वो था जी हमारे पास इलेक्ट्रो ऑस्मोटिक फ्लो। आज जिस मैकेनिज्म को डिस्कस करना है, यह भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट आपको इसके बारे में होगा। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर सारे के सारे सुने हुए हैं ना, तो इसके बारे में थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट आपको होगा, लेकिन जो थोड़ा बहुत इसके अंदर नई चीज़ें आएंगी ना, वो चीज़ें सीखिएगा। नाम दे देंगे, यहाँ पे हमारे पास मेन हेडिंग आएगी। दो हमारे पास की मैकेनिज्म होते हैं कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस में। मैकेनिज्म की अगर बात करूँ तो दो मैकेनिज्म होते हैं, टू की मैकेनिज्म। पहला हमारे पास आता है इलेक्ट्रो ऑस्मोटिक फ्लो, इलेक्ट्रो ऑस्मोटिक फ्लो, और इसको कल हम अच्छे तरीके से डिस्कस कर चुके हैं। और इसके बाद हमारे पास सेकंड नंबर पे आ जाता है इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी, इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी। ये वाली चीज़ हमारे पास आज मेन होगी। इसी चीज़ की हेडिंग बना लीजिएगा, इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी। इसकी हम सबसे पहले बात देख लेते हैं जी। सिंपल से जाएंगे थोड़े से कॉम्प्लेक्स की तरफ। सबसे पहले इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम म्यू का इस्तेमाल करते हैं। सही है, म्यू इट इज रिप्रेजेंटेड बाय इसको जाहिर करने के लिए म्यू के साथ हम ईपी लिख देते हैं। सही है, ई से मुराद इलेक्ट्रो, पी से मुराद फोरेटिक, म्यू इलेक्ट्रोफोरेटिक। सही, इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। और याद रखिएगा इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी इज रिस्पॉन्सिबल, इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी, जो इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी होती है ये रिस्पॉन्सिबल होती है, इज रिस्पॉन्सिबल ये जिम्मेदार होती है, रिस्पॉन्सिबल द सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट्स, ये कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर को सेपरेट कर रही होती है ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, ऑन द बेसिस कहते हैं बुनियाद को, ऑफ चार्ज। क्या मतलब, हमने ना यहाँ पे सिंपल सी बात है, अगर मैं कैपिलरी ट्यूब बना रहा हूँ, ये वाली मेरे पास है कैपिलरी ट्यूब, जिसके अंदर मैंने कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस करवानी होती है, मिक्सचर के कंपोनेंट को सेपरेट करवाना होता है। अब देखिए, मैंने सपोज किया इसके अंदर तीन तरह के कंपोनेंट लिए हैं। कुछ मेरे पास पॉजिटिव वाले हैं, कुछ मेरे पास नेगेटिव वाले हैं, कुछ मेरे पास सिंपल न्यूट्रल है। बस मैं तीन तरह के यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, कुछ नेगेटिव, पॉजिटिव और कुछ न्यूट्रल। कुछ क्या होंगे हमारे पास, न्यूट्रल। अब मैंने क्या किया कि यहाँ पे एक प्लेट लगा दी। क्या किया, एक प्लेट मैंने यहाँ पे लगा दी और एक प्लेट मैंने यहाँ पे लगा दी। इसको मैंने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया, इसको मैंने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया। जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे इसको नाम देंगे एनोड का, जो इसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे इसको नाम देंगे कैथोड का। सही है, और सिंपल सी बात याद रखिएगा, ये हमेशा हमें पता होती है कि ऑपोजिट चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। जो मुख्तलिफ तरह के चार्जेस होते हैं ये हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं। सो यहाँ पे गौर कीजिएगा, यहाँ पे क्या काम होता है। अब पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे हमारे पास मिक्सचर के कौन से कंपोनेंट्स की तरफ मूव करेंगे, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो इसकी तरफ मूव करेंगे। और जो पॉजिटिव चार्ज होंगे वो किसकी तरफ मूव करेंगे, टुवर्ड कैथोड। जो न्यूट्रल होंगे वो मूव ही नहीं करेंगे, जो न्यूट्रल होंगे वो मूव ही नहीं कर रहे होते। ये बात, यानी कि ये हमारे पास मिक्सचर के कंपोनेंट को सेपरेट कर रहा होता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर चार्ज। कौन सा चार्ज है, अगर पॉजिटिव चार्ज है वो किस साइड की तरफ मूव करेगा, नेगेटिव चार्ज वो किस साइड की तरफ मूव करेगा, और न्यूट्रल कहाँ पे जाएंगे, न्यूट्रल कभी मूव नहीं करते इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी में। सही है, यही बातें तीन लिखेंगे। जो हमने चार्ज बात की है ना, चार्ज तीन तरह के होते हैं। चार्ज के अगर टाइप्स देखी जाए, अगर बेसिकली देखा जाए दो ही हैं, तीसरा वैसे टाइप नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे तीन बनाऊंगा। वो तीन से हमें वजाहत आएगी। कुछ होते हैं नेगेटिव,
नेगेटिव चार्ज, कुछ होते हैं पॉजिटिव चार्ज मॉलिक्यूल, और कुछ होते हैं हमारे पास न्यूट्रल। क्या होते हैं? न्यूट्रल। अगर बात करूं नेगेटिव चार्ज पार्टिकल की, ये किसकी तरफ मूव करेंगे? टुवर्ड एनोड। नेगेटिव चार्ज पार्टिकल मूव, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स मूव टुवर्ड एनोड, ये एनोड की तरफ मूव कर रहे होते हैं। इसके बाद सेकंड नंबर पे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल किसकी तरफ मूव करेंगे? कैथोड की तरफ। किसकी तरफ? कैथोड की तरफ मूव करेंगे। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स मूव टुवर्ड कैथोड, ये कैथोड की तरफ मूव करेंगे। और लास्ट में हमारे पास आ जाती है जो चीज़ न्यूट्रल है, दे कैन नॉट मूव, ये हरकत ही नहीं करती। ये तीन बातें याद रखना, ये इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी के अंदर की पॉइंट है। ये क्या है? ये हमारे पास इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी किसी मिक्सचर को सेपरेट कर रही होती है ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। चार्ज कितनी तरह के हमारे पास, या तो किसी चीज़ के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव चार्ज होगा, कोई भी चार्ज नहीं होगा। अगर तो किसी चीज़ के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है वो किसकी तरफ मूव करेगा? कैथोड की तरफ। अगर नेगेटिव चार्ज होता है वो मूव करेगा एनोड की तरफ, और जो न्यूट्रल होता है वो वहीं पर रहेगा। यानी कि आप जैसे ही करंट गुजारते हो ना, तो यहाँ पे क्या हो जाता है? कुछ ये वाला काम आ जाता है, आपके पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल के दरमियान में कुछ ये वाला काम हो रहा होता है। थोड़ी देर के बाद आपके सारे के सारे कंपोनेंट्स यहाँ पे सेपरेट हो जाएंगे। पॉजिटिव चार्ज इस साइड की तरफ मूव कर जाएगा, न्यूट्रल यहीं पे रहेगा, और नेगेटिव चार्ज आपका इस साइड की तरफ मूव कर जाएगा। और इस तरह हम कहते हैं ये हमारे पास सेपरेशन हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पे हमने नेगेटिव इलेक्ट्रोड लगा रखा है, सॉरी, बस यहाँ पे इस साइड की तरफ पॉजिटिव जाएगा, इस साइड की तरफ नेगेटिव आएगा, क्योंकि हमारे पास ये नेगेटिव है और इस साइड क्योंकि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड लगा रखा है। सही है। देखें हमने क्या किया, तीनों कंपोनेंट्स को यहाँ पे सेपरेट कर लिया है, तीनों कंपोनेंट्स को यहाँ पे सेपरेट कर लिया। ये था हमारे पास इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी। अब इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी की डिपेंडेंस देखें ना, डिपेंडेंस ऑफ हेडिंग दो, डिपेंडेंस ऑफ इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी, डिपेंडेंस ऑफ इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी। इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी की डिपेंडेंस किन किन चीज़ों पे ज़रा गौर कीजिएगा। सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पे हम लिखेंगे, पहले नंबर पे है आयनिक चार्ज ऑन एनालाइट, आयोनिक चार्ज ऑन एनालाइट। अभी इनकी डिस्कशन करेंगे, इसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर लेंगे। सेकंड नंबर पे जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है फ्रिक्शनल रिटार्डेशन फोर्स ऑफ एनालाइट, फ्रिक्शनल रिटार्डेशन फोर्स ऑफ एनालाइट। इन दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। सबसे पहली बात हम डिस्कशन करेंगे आयोनिक चार्ज ऑन एनालाइट। ज़रा गौर कीजिएगा, हमारे पास आयोनिक चार्ज ऑन एनालाइट की डिस्कशन करने लगे हैं, अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर लेंगे। पहले नंबर पे आयोनिक चार्ज ऑन एनालाइट। मैं सिंपल सी बात कहता हूँ जी, मेरे पास सपोज किया एक ही तरह के, सपोज करता हूँ जी, अगर एक ही तरह के चार्जेस होते हैं, सेम चार्जेस, बेशक वो ये वाले हो, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, मेरे पास मॉलिक्यूल का साइज सेम है, मॉलिक्यूल का साइज सेम है, सही है। अब उनके ऊपर एक के ऊपर +1 चार्ज है, एक के ऊपर +2 चार्ज है, ये सेम साइज के हैं, सही है। ज़रा गौर कर लीजिएगा, शायद बनाने में थोड़ा बहुत हो जाए, लेकिन है सेम साइज के। लेकिन क्या है जी, हमारे पास हैं सेम साइज के, ये बात आपने याद है। दो मॉलिक्यूल मैंने बनाए हुए हैं।
अब ये दोनों के दोनों सेम साइज के हैं, एक के ऊपर +1 चार्ज है, एक के ऊपर +2 चार्ज है। एक के ऊपर क्या है हमारे पास +1 चार्ज है, एक के ऊपर +2 चार्ज है। अब आपने सिंपल सी बात बतानी है कि यहाँ पर मैंने नेगेटिव इलेक्ट्रोड लगा रखा है, इसकी तरफ ये वाला ज़्यादा फोर्स की तरफ जाएगा या फिर ये वाला ज़्यादा मूवमेंट करेगा। सिंपल सी बात है, ये तो अंडरस्टूड बात है, जिसके ऊपर चार्ज ज़्यादा वो ज़्यादा मूवमेंट करेगा। यही बात इसने कही है कि चार्ज के ऊपर डिपेंडेंस किस तरह होगी। इफ़ इन द केस ऑफ सेम चार्जेस, सपोज वो नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, द मॉलिक्यूल हैविंग ग्रेटर नंबर ऑफ चार्जेस मूव फास्टर एज कंपेयर टू द मॉलिक्यूल हैविंग लो चार्जेस। और याद रखिए कि दोनों का साइज सेम हो, दोनों का साइज सेम हो, क्योंकि साइज भी डिपेंड कर रहा था इलेक्ट्रोस्टैटिक मोबिलिटी के ऊपर। तो ये कितनी मूवमेंट कर रहा है इस चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। सो यहाँ हम इसके बारे में थोड़ी बहुत बातें लिख लेते हैं। सपोज अगर हमारे पास सेम, सपोज हमारा फर्स्ट क्या है, सपोज we have two molecule having same size, दोनों का मॉलिक्यूल का साइज सेम है। अब इनमें जो फास्टर मूवमेंट होगी वो किसकी होगी, जिसके ऊपर प्लस चार्ज ज़्यादा होगा या नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा। जरूरी नहीं हमेशा प्लस चार्ज की बात करूंगा। अगर नेगेटिव चार्ज की बात करोगे तो हमारे पास नेगेटिव चार्ज जिसके ऊपर ज़्यादा होगा वो ज़्यादा फास्टर मूव करेगा एज कंपेयर टू अदर। सही है। तो मॉलिक्यूल आर हैविंग सेम चार्ज, सेम साइज, द मॉलिक्यूल, ऐसा मॉलिक्यूल विच हैव जो रखे, विच हैव ग्रेटर चार्ज, जिसके ऊपर चार्ज ज्यादा हो, विल मूव फास्टर, ये ज्यादा तेजी से हरकत करेगा एज कंपेयर टू, के मुकाबले में, एज कंपेयर टू अदर, दूसरे के मुकाबले में। सही है। यानी कि जितना हमारे पास चार्ज की क्वांटिटी ज़्यादा होगी उतनी मोबिलिटी ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक मोबिलिटी ज़्यादा होगी। यानी मैं सिंपल बात कहूँगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक मोबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज कॉन्सेंट्रेशन। कितनी मिकदार में चार्ज कॉन्सेंट्रेशन ऑन मॉलिक्यूल। एक ही मॉलिक्यूल के ऊपर हो, ये ना होगा 2-4 मॉलिक्यूल इकट्ठे कर लेने, एक ही मॉलिक्यूल के ऊपर कितना चार्ज है उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, पहली बात। अब इसके बाद सेकंड नंबर पे हमने जो चीज़ लिखी हुई है वो ये है जी, फ्रिक्शनल रिटार्डेशन फोर्स ऑफ एन हैलाइड। हेडिंग दो, फ्रिक्शनल रिटार्डेशन फोर्स ऑफ एन हैलाइड। मैं यहाँ हेडिंग दे देता हूँ, फ्रिक्शनल रिटार्डेशन फोर्स ऑफ एनालाइट, फोर्स ऑफ एनालाइट। ये वाली चीज़ आज सेकंड नंबर पे हमें डिस्कस करनी है। इसमें 2-3 फैक्टर होंगे। सबसे पहली बात कि रिटार्डेशन क्या होती है, फ्रिक्शन क्या होती है। सही है। कहता है जी हमारे पास ऐसी फोर्स जो कि मूवमेंट में मुज़ाहमत पैदा करे, उसको फ्रिक्शन कहते हैं। मसलन अगर तो आपकी सरफेस प्लेन है, मैं देखें ये वाली सरफेस है बिल्कुल प्लेन है, मैं इसके ऊपर इस तरह हाथ रगड़ता हूँ ना, ये आसानी से मूव करेगा। ये क्या करेगा, आसानी से। मैं सिंपल ये एक और एग्जांपल दे दूँ, ये मेरे बोर्ड मार्कर है, मैं इसके ऊपर इस तरह करूँ ना, ये बड़े आसानी से मूव कर रहा है। लेकिन इसी बोर्ड मार्कर को मैं एक ऐसी दीवार जिसके ऊपर सिर्फ सीमेंट हुआ है उसके ऊपर रगड़ूंगा ना, वहाँ पे ये आसानी से मूव नहीं करेगा, थोड़ी सी ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि वहाँ फ्रिक्शन ज़्यादा होगी, वहाँ पे फ्रिक्शन ज़्यादा होगी। यानी कि जितनी ज़्यादा फ्रिक्शन होगी किसी भी मॉलिक्यूल को फेस करनी पड़ेगी, उसकी मोबिलिटी उतनी ही कम हो जाएगी। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक मोबिलिटी जो है म्यू EP, इलेक्ट्रोस्टैटिक मोबिलिटी जो है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, जितनी फ्रिक्शन ज़्यादा होगी उतनी ये कम हो जाएगी। फ्रिक्शनल रिटार्डेशन से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, फ्रिक्शनल रिटार्डेशन से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब देखें, हमने एक बात याद रखिएगा, ये हम बात कर लें कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस की, तो कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम जेल का इस्तेमाल करते हैं और जेल में ख़ास पोर साइज होता है।
ये भी याद रखिएगा। जल में एक ख़ास स्पेसिफिक पोर साइज होता है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अब यहाँ पे 2-3 फैक्टर देखेंगे जो कि डिपेंड कर रहे होते हैं, इन्हिसार कर रहे होते हैं आपके मोबिलिटी के ऊपर। सबसे पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट, आपके मॉलिक्यूल की साइज क्या है, शेप क्या है, साइज ऑफ मॉलिक्यूल, साइज ऑफ मॉलिक्यूल। अब देखो 2 तरह के साइज हो सकते हैं, स्मॉल साइज, स्मॉल साइज, या फिर मॉलिक्यूल का लार्जर साइज हो सकता है, लार्जर साइज। सपोज कि एक मेरे पास मॉलिक्यूल स्मॉल साइज का ये वाला है, लार्जर साइज का ये वाला है। अब देखना हमारे पास क्या है जी, पोर्स, क्योंकि हमने जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इस्तेमाल की होती है उसमें इस तरह कुछ पोर्स होते हैं। मैं यहाँ पे सिंपल सी बात करता हूँ, ये कुछ इस तरह से पोर्स होंगे, ये वाले पोर्स। अब इस पोर में से मैं सिर्फ इसकी बात करता हूँ, इस पोर में से इस मॉलिक्यूल का गुजरना आसान होगा या इस मॉलिक्यूल का? जो मॉलिक्यूल छोटा होगा उसका गुजरना उस पोर में से आसान होगा, उस सुराख में से, वो जो छोटे छोटे पोर होंगे हमारे पास जल के अंदर, उसमें से गुजरना आसान होगा, उसमें से गुजरना आसान होगा। जितना मॉलिक्यूल का गुजरना आसान होगा उसकी मोबिलिटी ज़्यादा होगी। सो हमारे पास स्मॉल साइज मॉलिक्यूल की मोबिलिटी ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी हाई होगी, जबकि इसकी इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी लो होगी। पहली बात, फ्रिक्शनल रिटार्डेशन में, क्योंकि यहाँ पे जो लार्ज साइज मॉलिक्यूल होगा सॉरी, अब यहाँ पे जो हमारे पास लार्ज साइज मॉलिक्यूल होगा इसको ज़्यादा फ्रिक्शन फेस करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? ज़्यादा फ्रिक्शन फेस करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से कि मोबिलिटी कम होगी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अब इसके बाद आ जाओ हमारे पास सेकंड नंबर पे, शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल, शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब मेरे पास 2 तरह की शेप्स हैं, एक होती है रेगुलर शेप्स, रेगुलर शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल, शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल, और एक होती है हमारे पास इर्रेगुलर, इर्रेगुलर शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल, शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल। 2 तरह की शेप्स होती हैं हमारे पास, एक रेगुलर शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल होती है, सेकंड नंबर पर हमारे पास इरेगुलर शेप ऑफ मॉलिक्यूल। अगर मैं बात करूं रेगुलर शेप की, अगर मैं बात करूं रेगुलर शेप की, ये कुछ इस तरह की होगी हमारे पास, इस तरह की ये रेगुलर शेप्स होती हैं, एक मखसूस। तो ये हमारे पास क्या है? रेगुलर शेप्स। इरेगुलर शेप्स की बात करूं, ये वाली हमारे पास इरेगुलर शेप्स होती हैं, ये वाली चीज़ हमारे पास क्या होती है? इरेगुलर शेप। सही है, जिसका कोई एक ख़ास पैटर्न ना हो, सही है, जिसका कोई भी ख़ास पैटर्न ना हो उसको हम इरेगुलर शेप्स कहते हैं। दो, ये हमारे पास क्या है? सारी सारी इरेगुलर शेप्स। कहते हैं जो रेगुलर शेप्स होंगी, मैं सिंपल से एक एग्जांपल आपको यहाँ पे भी दे देता हूँ। कभी ना बजरी ले लेना, और बचपन में वो बेंटे खेलते थे, वो बेंटे बिल्कुल गोल होते हैं, क्योंकि हमने देखने कि इसकी मोबिलिटी ज़्यादा हो, कौन ज़्यादा तेज़ी से मूव करेगा। आप बेंटे ले लो, यहाँ पे खड़े होके इस तरह गिराओ फर्श के ऊपर, आप देखोगे जो आप बेंटे गिराओगे ना, जो गोल गोल गोलियाँ होंगी वो दूर तक जाएंगी। लेकिन आप बजरी ले लो, बजरी को गिराओ, वो थोड़ी दूर जाएगी, रुक जाएगी। क्यों? क्योंकि उसकी रेगुलर शेप नहीं है। सही, जो हमने गोलियाँ गिराई उसकी रेगुलर शेप है। मतलब जो रेगुलर शेप होगी वो हमारे पास लेस फ्रिक्शन को फेस कर रही होती है। इसी क्या होगी? लेस फ्रिक्शन, लेस फ्रिक्शन होगी। सो मोबिलिटी इज इलेक्ट्रोफोरेटिक, मोबिलिटी इज हाई, इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी क्या होगी? हाई। अब इसके बाद जो इर्रेगुलर शेप्स होती हैं ये मोर फ्रिक्शन फेस करती हैं, मोर फ्रिक्शन फेस करेंगी। क्या करेंगे? ज़्यादा फ्रिक्शन फेस करेंगी, इसलिए इनके इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी, इनके गुजरने की सलाहियत हमारे पास ये म्यू है। सही है, इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी क्या होगी? कम होगी। अभी तक 2 बातें हमारे पास, इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी, फ्रिक्शन रिटार्डेशन का इन्वर्सिव प्रोपोर्शन, जितनी फ्रिक्शन ज़्यादा होगी उतनी इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी कम होगी। सही है, 2 चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर, अभी तक 2 चीज़ें बात की है। साइज़ ऑफ मॉलिक्यूल, साइज़ ऑफ मॉलिक्यूल क्या होता है हमारे पास कि मॉलिक्यूल का साइज़ या तो बड़ा हो सकता है या छोटा हो सकता है। अगर तो छोटे साइज के मॉलिक्यूल होंगे वो जल में से आसानी से गुजर जाएंगे, उसकी इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी ज़्यादा, बिकॉज दे फेस लेस फ्रिक्शनल फोर्स,
एज कंपेयर टू लार्जर साइज मॉलिक्यूल। नीचे हमने किया जी शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल। शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल हमारे पास दो तरह की हो सकती हैं, या तो रेगुलर शेप्स होंगी या इरेगुलर होंगी। अगर रेगुलर शेप होंगी तो लेस फ्रिक्शन फेस करेंगे, वो ज़्यादा दूर तक मूव करेगी। अगर हमारे पास इरेगुलर होती है तो उसकी मोर फ्रिक्शन होती है, वो लेस मूवमेंट होती है, उनकी लेस इलेक्ट्रोफोरेटिक मूवमेंट होती है। इसके अलावा सबसे एक इक्वेशन है, इस इक्वेशन को ज़रा समझिएगा, वो है हमारे पास इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज टू चार्ज रेशो, सॉरी चार्ज टू साइज रेशो, चार्ज टू साइज रेशो। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे भी बयान कर ली है। जितना साइज ज़्यादा होगा, जितना साइज ज़्यादा होगा उतनी इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी कम होगी। मतलब दोनों एक दूसरे के आए इन्वर्सिबल प्रोपोर्शनल। यहाँ पे भी देख लो इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी इज इन्वर्सिबल प्रोपोर्शनल टू साइज। अब यहाँ पे जो मेन चीज़ आती है वो कहते हैं जो साइज है, ये जो मैंने यहाँ पे साइज लिखा हुआ है ये स्टोक रेडियस होता है जी। ये साइज असल में आयन का साइज नहीं होगा, इट इज नॉट द साइज ऑफ आयन, ये आयन का साइज नहीं होगा। ये क्या होगा, ये हमारे पास स्टोक रेडियस है, इट इज अ स्टोक रेडियस, इट इज द स्टोक रेडियस, ये स्टोक रेडियस है जी। अब ये स्टोक रेडियस क्या होता है जरा गौर कीजिएगा। देखें मेरे पास ना एक आयन है, अगर मैं इसको सोल्यूशन के अंदर बनाता हूँ ना, ये मेरे पास एक आयन है नेगेटिव, ये पॉजिटिव लगा लो, ये मेरे पास पॉजिटिव आयन है। अब इसका रेडियस इतना है, इस रेडियस को साइज का नाम नहीं देंगे जो कि इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। अब जैसे ये आयन को पानी के अंदर डालोगे ना, तो पानी इसको चारों तरफ से घेर लेता है। किस तरह, हमारे पास ऑक्सीजन इसके यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला काम होगा। तो ये हाइड्रोजन 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 यहाँ पे, यानी वाटर इसको चारों तरफ से घेर लेता है। वाटर इसको क्या करता है, चारों तरफ से घेर लेता है। बस ये बात आपने अच्छे तरीके से याद रखनी है। अब जैसे ही वाटर इसको चारों तरफ से घेरेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कायम हो जाएगी। अब देखो इसका साइज थोड़ा सा बड़ा हो गया। अब ये जो साइज हुआ है इसको हम नाम देते हैं स्टोक साइज का, या स्टोक रेडियस का नाम दे रहे होते हैं, इसका नाम दे रहे होते हैं स्टोक रेडियस का। अब देखिएगा एक बात याद रखिएगा हमेशा, अगर तो हमारे पास चार्ज छोटा है, मसलन स्मॉल साइज का चार्ज होगा, इसका स्टोक रेडियस बड़ा होगा, इसके इर्द गिर्द पानी आके ज़्यादा लगेगा एज कंपेयर टू लार्ज साइज मॉलिक्यूल के। सही है। अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो इसके इर्द गिर्द हमारे पास ज़्यादा वाटर के मॉलिक्यूल आके अटैच हो सकते हैं, जिसकी वजह से इसका ओवरऑल स्टोक रेडियस बढ़ जाएगा। लेकिन जिसका साइज बड़ा होगा वो कम वाटर को अटैच करेगा, जिसकी वजह से उसका साइज ओवरऑल स्टोक साइज जिसको कहते हैं वो छोटा होता है। मतलब हमारे पास स्मॉलर साइज कैटायन का, स्मॉलर साइज कैटायंस का स्टोक रेडियस हाई होता है। स्टोक STOKE, स्टोक रेडियस इज हाई, स्टोक रेडियस क्या होगा, हाई होगा। बस ये बात आपने याद रखनी है। जिसका साइज छोटा होगा वो ज्यादा मॉलिक्यूल का वाटर के मॉलिक्यूल को अपने इर्द गिर्द जमा कर लेगा, जिसकी वजह से उसका ओवरऑल रेडियस हमारे पास बड़ा हो जाएगा। इस चीज को हम नाम देते हैं स्टोक रेडियस का, इस चीज को स्टोक रेडियस का नाम देते हैं। आप देखें रेडियस बढ़ गया है तो इसकी इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी क्या होगी, कम होगी एज कम्पेयर टू लार्जर साइज कैटायन। तो ये वाला जो हमारे पास कैटायन लार्जर साइज का था, इसके इर्द गिर्द कम पानी के मॉलिक्यूल आग लगे, जिसकी वजह ओवरऑल इसका साइज छोटा हुआ है, इसके निस्बत छोटा ही रहा है। सही, ये बात आपने याद रखनी है। यह था कि हमारे पास इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी। इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी किन किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है, सबसे इंपॉर्टेंट है। सही है। सबसे पहली बात आपने चार्ज के बारे में याद रखना है। चार्ज के बारे में सिंपल सी बात है कि अगर किसी भी चीज़ के ऊपर सेम साइज है, चार्ज एक ऊपर बड़ा है, तो वो बड़े जो साइज चार्ज होगा जिसके ऊपर, वो मोबिलिटी या उसके मूव करने की सलाहियत ज़्यादा हो गया कंपेयर टू स्मॉलर साइज। और इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, साइज ऑफ मॉलिक्यूल, फ्रिक्शनल रिटार्डेशन फोर्स ऑफ एनालाइट। पहले नंबर हमने बात की कि इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रिक्शनल रिटार्डेशन फोर्स।
जितनी फ्रिक्शन ज़्यादा होगी उतनी उसके मूव करने की सलाहियत कम होगी। अब फ्रिक्शनल रिटार्डेशन फोर्स के बारे में हमने 3-4 चीज़ें और डिस्कस की हैं। साइज ऑफ मॉलिक्यूल, शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रोस्टैटिक मोबिलिटी का एक फॉर्मूला है, इसको एक्सप्लेन किया है। अब यहाँ पे देखो ये साइज ऑफ मॉलिक्यूल, ये साइज ऑफ मॉलिक्यूल क्या होता है, या तो बड़े साइज के मॉलिक्यूल या छोटे साइज के। अगर तो बड़े साइज के मॉलिक्यूल होते हैं तो वहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक मोबिलिटी हाई होगी, क्योंकि उनको कम फ्रिक्शन फेस करनी पड़ेगी और वो छोटे सुराखों के अंदर आसानी से गुजर जाएंगे। जबकि जो बड़े साइज के मॉलिक्यूल होते हैं वो सुराखों से गुजरने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, जिसकी वजह से इनकी मोबिलिटी, मूव करने की सलाहियत कम होती है। शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल की बात कर लेते हैं। शेप ऑफ मॉलिक्यूल में रेगुलर शेप हो सकती है, इरेगुलर। अगर तो रेगुलर शेप है वो आसानी से मूव करेंगी। जैसे सर मैंने आपको एग्जांपल दिया, वो बेंटे ले लो और बजरी ले लो, बेंटों को गिरा दो, बजरी को गिरा दो, बजरी थोड़ी देर मूव करेगी या बेगर थोड़ी देर मूव नहीं करेगी, लेकिन बेंटे काफ़ी दूर तक चले जाएंगे। सही है, ये वाली चीज़। और इसके बाद हमारे पास एक इलेक्ट्रोस्टैटिक मोबिलिटी का फॉर्मूला है, चार्ज टू साइज रेशो। चार्ज तो पता है आपको, किसी भी मॉलिक्यूल के ऊपर +1 +2 +3, इसके बारे में हमने ये बात कर ली है कि चार्ज किस तरह डिपेंड करता है। लेकिन साइज जो यहाँ बात कर रहा हूँ, साइज क्या होता है, ये नॉर्मल साइज कैटायन का नहीं होता, ये होता है जी हमारे पास स्टॉक रेडियस। क्या होता है स्टॉक रेडियस? स्टॉक रेडियस होता है क्या, कहते हैं जैसे आप पानी के अंदर कोई भी चीज़ डालते हो उसके इर्द गिर्द वाटर के मॉलिक्यूल ऐड हो जाते हैं, वो आयन का रेडियस और उसके इर्द गिर्द कितने वाटर के मॉलिक्यूल ऐड हुए हैं उस टोटल को हम स्टॉक रेडियस का नाम देते हैं। अगर तो चार्ज किसी भी छोटे स्मॉलर साइज के कैटायन होंगे उसके इर्द गिर्द ज़्यादा वाटर के मॉलिक्यूल जमा हो सकते हैं, और इस चीज़ को हम कहेंगे इसका स्टॉक रेडियस बढ़ जाता है एज कम्पेयर टू लार्ज साइज के कैटायन। ये सिंपल सी बात याद रखिए, हमारे पास आज के लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो।